Hello students, as you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone। आज की वीडियो कुछ है खास। ये वीडियो रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक कहानी है, होम कमिंग, घर वापसी। गुरुदेव ने ये जो कहानी लिखी है, इतने इमोशंस हैं इसमें, जीवन के बहुरंग हमें देखने को मिलेंगे। कैसे एक बच्चा अपनी माँ से लगाव रखता है और ये लगाव का अंदाज़ा अंत में होता है। अंत का मतलब उसके जीवन के अंत में होता है। शुरुआती दौर में उस बच्चे को लगता है कि जैसे माँ मुझे प्यार नहीं करती, खाली मुझे डांटती है। क्या ये सच है? देखते हैं, आइए। तो इस कहानी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ही इमोशनल टच दिया हुआ है और उसके साथ साथ जो हमारे मनों में भ्रम रहता है कि मेरी माँ मुझे स्नेह नहीं करती, मेरे छोटे भाई को ज़्यादा दुलार देती है, मेरे बड़े वाले को ज़्यादा दुलार देती है, मुझे नहीं प्यार करती, ये तमाम तरह के हमारे मन में ऊहापोह रहती है। लेकिन माँ होती है, वो कभी भी अपने बालक से घृणा कर ही नहीं सकती। तो ऐसा कुछ भ्रम है यहाँ पर एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति, और उसको बहुत ही खूबसूरती से दूर किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और बच्चे ने भी एहसास किया कि मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक बालक है फटिक नाम का, फटिक चक्रवर्ती। ये सारी कहानी उसी के चारों तरफ घूमती है। फटिक चक्रवर्ती, जैसा कि मैंने कहा कि लिखी गई कहानी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी, तो एक बंगाली परिवेश की कहानी है। तो फटिक चक्रवर्ती गांव का एक बहुत ही शरारती लड़का है, या शरारती ना कहूँ मैं, सभी शरारती लड़कों का सरदार है, यानी नेता है, अगुआ है। जितने भी बच्चे हैं गांव के, सब उसके संरक्षण में रहते हैं। और फटिक का छोटा भाई है माखन चक्रवर्ती। ये दोनों का कैरेक्टर गजब है। और फटिक की माँ विधवा है, अर्थात फटिक के पिता नहीं है। कहानी का जो प्रारंभ है, जो सीन स्टार्ट होता है, वह एक नदी के किनारे फटिक अपने सभी सदस्यों के साथ मौजूद है और उसका छोटा भाई माखन भी वहाँ उपस्थित है। तो नदी के किनारे जब वो बैठे हुए हैं, तो बच्चों को, यानी फटिक को और बाकी सभी बच्चों को एक लकड़ी का लट्ठा, मोटा तना नदी में पड़ा हुआ दिखता है। किसी का है जो उस लकड़ी के लट्ठे को नाव का मस्तूल बनाने के लिए छोड़ गया है कि लकड़ी जब सही हो जाएगी तब उसे निकाल के ले जाऊंगा और नाव का मस्तूल बनवाऊंगा। तो विचार क्या आता है उस लकड़ी को, लट्ठे को देखकर फटिक के, कि अगर इस लकड़ी के लट्ठे को ठेल करके कहीं ले जा कर के छुपा दिया जाए, तो जिसका ये लट्ठा है वह इसे खोजेगा, हैरान होगा, गुस्सा होगा। तो उस व्यक्ति की इन सारी क्रियाओं को देख करके हम लोगों को बड़ा मजा आएगा। उसके इस प्रस्ताव को उसके बाकी सभी समूह के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, सही कह रहे हैं फटिक भाई कि अगर ये छुपा दिया जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे ही ये बात माखन सुनता है, जो कि फटिक का छोटा भाई है, वो तुरंत जा कर के उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ जाता है। जब लकड़ी के लट्ठे पे बैठ जाता है तो बाकी बच्चे उसे कहते, माखन हट जाओ, नहीं तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, कीचड़ लग जाएगा, सन जाओगे कीचड़ में। फटिक का जो छोटा भाई है माखन नहीं माना। क्यों माने? क्योंकि उसका भाई उस गैंग का सरदार है और वो छोटा भाई है, तो उसका भी एक रुआब है। नहीं माना। तो जाकर के उन लड़कों ने फटिक से कहा कि हम माखन को हटा रहे हैं, वो हट नहीं रहा है। तो फटिक गुस्साया और माखन को तेज शब्दों में डांटते हुए कहा कि फटिक हट जाओ। फटिक ने माखन से कहा कि माखन, लकड़ी के लट्ठे पर से उतर जाओ, चोट लग जाएगी, नहीं तो मैं बहुत पीटूंगा तुम्हें। भाई की इस डांट का असर ये हुआ कि माखन महोदय और इत्मीनान से उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गए। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा दार्शनिक ध्यान मुद्रा में आ गया हो। गुस्सा और बढ़ने लगा फटिक का। एक डर भी था फटिक को कि मैं इस गैंग का सरदार हूँ,
मेरा छोटा भाई जब मेरी बातें नहीं मानेगा तो मेरी इमेज इन सभी मित्रों के सामने धूमिल पड़ जाएगी, तो मुझे अपने वचन मनवाने पड़ेंगे इस माखन से। तो गुस्साते हुए कहता है कि हट जा, लेकिन माखन नहीं मानता है। तो गुस्से में कह देता है कि ऐसा है, लकड़ी को लट्ठे पर जोर लगाया जाए और उसे जगह से हटाया जाए, माखन उतरे चाहे न उतरे। तो माखन की भी जिद थोड़ी सी बढ़ गई। अरे भैया मैं बैठा हूँ, भैया कहते हैं धक्का मारो, वो नहीं हटा। तो नहीं हटा तो बाकी लड़कों ने किया क्या, माखन महोदय को उसी लकड़ी पे लट्ठे पे बैठे ही ढकेलना शुरू कर दिया। जब लकड़ी के लट्ठे को बाकी बच्चों ने जब ढकेला तो वो रोल हो गया, लुढ़क गया, और जैसे ही लुढ़का माखन कीचड़ में पूरी तरह से आंख से अंधे, मतलब कि पूरा तन कीचड़ से सन गया। और जैसे ही कीचड़ से सना हुआ माखन अपने आप को पाता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर वहाँ से निकलता है, गुस्से में निकलता है, तेजी से फटिक की तरफ बढ़ता है और क्रोध में पहले तो फटिक के गाल नोच लेता है, हाथों से प्रहार करता है, पैर से मारता है, मार लेता है, नोच लेता है। उसके बाद रोता हुआ घर को जाता है, घर जाके माँ को बताता है। फटिक बड़ा परेशान हो गया, वहीं रह गया। बाकी तो चले गए मित्र, माखन भी चला गया। फटिक नदी किनारे बैठा हुआ बड़ी सोच में पड़ गया और नदी के किनारे की घासों को उखाड़ के दांतों से चबाता थूकता किसी चिंतन में मगन था। तभी उसने ध्यान दिया कि दूर नदी के छोर पर एक नाव में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरता है, जिसे वो पहचानता नहीं है और उसे उस गांव का नज़र भी नहीं आता है। वो व्यक्ति जब देखता है कि फटिक अकेला बैठा हुआ है तो उसके पास चला आता है और पता पूछता है कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। तो फटिक कहता है उधर रहते हैं। इशारा भी नहीं किया, कहा कि उधर रहते हैं। वो आदमी थोड़ा असमंजस में आ गया कि किधर रहते हैं, किस दिशा में रहते हैं। तो फिर से वो आदमी पूछता है कि भाई किधर रहते हैं, जगह तो बता दो। तो गुस्से में आके कहता है कि जाके खोज लो, नहीं बताता। आदमी को बड़ा अजीब लगता है। फिलहाल वो आदमी चला जाता है, लेकिन फटिक वहीं बैठा हुआ अभी भी घासें खा रहा है। इधर माखन घर जा चुका है, माँ से कह चुका है, माँ गुस्से में है। माखन की दशा देखती है कि कीचड़ से सना हुआ है और मिर्च मसाला लगा करके जब माखन सब कुछ बता देता है माँ को, तो माँ गुस्से में है। माँ नौकर भेजती है घर से कि जाओ फटिक को पकड़ लाओ। नौकर आता है, नदी के किनारे अभी भी फटिक बैठा हुआ है। वो संदेश देता है कि फटिक माँ बुला रही है, घर चलो। फटिक समझ जाता है कि घर पे क्या हुआ होगा, माखन ने कैसे मेरे बारे में बताया होगा, माँ कितने गुस्से में होगी, ये सारा अनुमान फटिक बैठा बैठा लगा लिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो नौकर को आदेश था कि अगर प्रेम से न माने तो ज़बरदस्ती उन्हें घर ले आओ। जब माखन की बातों का असर माँ पे था, गुस्से में थी, नौकर भी दशा देख के आया था माखन की। उसने भी आव देखा न ताव देखा, फटिक को पकड़ा, कंधे पे लादा, लेके घर चल पड़ा। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश होता है, माँ सामने दिखती है एकदम गुस्से में लाल, और जाते ही पूछती है कि क्यों रे फटिक, आज तूने फिर माखन को मारा? वो कहता नहीं माँ, मैंने माखन को नहीं मारा। कहती झूठ बोल रहे हो, ये आता है रो के चिल्लाता हुआ आ रहा, आपने कीचड़ में ढकेल दिया और कह रहे हो मारा नहीं। पथिक गुस्सा पी के कहता नहीं माँ, मैंने नहीं मारा, चाहे तो तुम माखन से पूछ लो। माखन से जब पूछने की बात आती है तो माँ माखन की तरफ देखती है, तो माखन सोचता है कि अगर मैं अपनी बात से पलटा तो माँ भी मारेगी। जबकि आपको पता है कि माखन को फटिक ने मारा नहीं, बल्कि माखन ने फटिक को मारा था, नोचा था, लात चलाई थी। जब पूछा जाता है, माँ पूछती है क्यों माखन तुम्हें इसने मारा नहीं? तो कहता है माँ इन्होंने ही मुझे मारा है। फटिक का गुस्सा बढ़ जाता है, उसे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब उसका गुस्सा बढ़ता है तो कहता है मैंने तुझे कब मारा माखन? कहता आपने वहाँ मुझे मारा।
उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तो वो माखन को माँ के सामने ही पहले ये घूंसा मारता है, ये ले, दूसरा मारता है, ये ले, तीसरा मारता है, ये ले, झूठ बोलता है। यानी माँ के सामने ही फटिक ने माखन की धुनाई कर दी। और जैसे ही माखन की धुनाई हुई, माखन चिल्लाने लगा। माँ आती है, माखन को किनारे करती है, फटिक को दूसरी तरफ करती है। फटिक क्रोध में है, गुस्से में माँ को धक्का दे देता है। माँ को जब धक्का देता है तो माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। कहती है, अरे फटिक तू माँ को मार रहा है। ये सारा कुछ दृश्य चल रहा था। इस दृश्य का जरा हम निष्कर्ष निकालें तो सच्चाई यही थी कि फटिक ने माखन को नहीं मारा, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई कि ये सिद्ध हो गया कि फटिक ने ही माखन को मारा। फटिक क्रोध में आया होगा और माखन को पीट दिया होगा। जब ये बवंडर घर में मचा हुआ था, तभी एक व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। जब वो प्रवेश करता है तो कहता है, अरे दृश्य देखता है कि मारपीट चल रही, चिल्लाहट मची हुई, तो कहता है, अरे क्या बात है। जब कहता वो व्यक्ति क्या बात है, वो आया नया आगंतुक, तो माँ मुड़ के देखती है और पहचान जाती है। वो झपट कर जाती है, अरे दद्दा आप कैसे आ गए। पैर छुआ उन्होंने। आपको पता है वो व्यक्ति कौन था अजनबी? ये वही व्यक्ति है जिसे फटिक ने कहा था जाइए रास्ता खोज लीजिए नदी के किनारे पर। जब माँ पैर छू रही होती है और दद्दा बोलते, दरअसल बंगाली में दादा यानी बड़ा भाई, नहीं वो माँ के बड़े भाई थे। बड़े भाई का मतलब ये हुआ कि माखन और फटिक के मामा थे। जैसे ही फटिक देखता है उस अजनबी को, उसकी नज़रें झुक जाती हैं शर्म से कि अरे ये तो वही हैं जो मुझसे पता पूछ रहे थे कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, क्योंकि माखन चक्रवर्ती और फटिक चक्रवर्ती ही इस निवास में आने वाले ये आगंतुक महोदय थे। फिलहाल शर्म के मारे बोझिल नज़रों से वो गर्दन झुकाए वहीं खड़ा रहता है फटिक। जब देखता है सब कुछ कि मेरे मामा हैं, शांत हो जाता है। फिलहाल किसी तरह से मामला शांत हो गया वहाँ पर। तो मामा ने पूछा कि थोड़ा मैं मामा के बारे में बता दूँ कि मामा पहली बार इस घर में आए हुए थे, क्योंकि जैसे ही फटिक की माँ की शादी हुई थी, ये कमाने चले गए। उसके बाद मुंबई में बिजनेस बना लिया और उसी दौरान बिजनेस में जब ये रमे हुए थे, फटिक के पिता का देहांत हो गया, उसमें भी नहीं आ पाए थे। यानी शादी के बाद ये पहली मुलाकात थी भाई और बहन की, अर्थात फटिक के मामा और मामा की, मामा और मम्मी की। तो मामा का नाम बिशंभर है। बिशंभर जी पूछते हैं अपनी दीदी से कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चलती है। तो माँ बताती है कि फटिक तो महाधूर्त है, चालबाज है, निकम्मा है, बहुत नटखट, दिन भर लड़ाई झगड़ा करता रहता, पढ़ने में इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लेकिन माखन पढ़ने में बहुत अच्छा है, गऊसा है, बहुत सज्जन और शरीफ है। यानी कि एक तरफ फटिक की बुराइयां चल रही थी, दूसरी तरफ माखन की बड़ाई हो रही थी। अभी के वृत्तांत से अपनी कहानी में हमने ये देखा कि माखन ने ही सारी हरकत की, सारी समस्या पैदा की थी और फटिक बिल्कुल भी निराला अंदाज का आदमी था, उसने कुछ नहीं किया था। तो जब घर की दशा देखते हैं, एक विधवा बहन है, संभाल नहीं पा रही बच्चों को, तो बिशंभर जी कहते हैं, बहन मेरा एक प्रस्ताव है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाऊंगा। क्योंकि बम्बई से उन्होंने बिजनेस समेट करके कलकत्ता में आके बस गए थे। तो उन्होंने कहा मैं कलकत्ता आया था तो मुझे पहले ये पता करना था कि तुम रहती कहाँ हो, कैसे हालचाल है, तो मैं तुरंत चला आया तुम्हारे पास, और आया हूँ तो देख रहा हूँ तुम्हारे साथ बड़ा कष्ट का वक्त बीत रहा है। तो ऐसा करो, इस फटिक को मेरे साथ कलकत्ता भेज दो अपने बच्चों के साथ, मैं इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, वो वहाँ रहेगा, माखन के साथ आप रह लेना। तो माँ को लगता है कि जैसे उसका बोझ हल्का हो गया है, वो तैयार हो जाती है अपने भाई के इस प्रस्ताव पर। और फटिक भी बहुत प्रसन्न है कि मामा के साथ उसे कलकत्ता शहर जाने को मिलेगा, इस गांव से निकल करके मैं शहर जाऊंगा, खूब मौज करूंगा। वो रोज़ मामा से पूछता, मामा कब चलोगे। फिलहाल मामा और जब तक घर में रहे, गांव में रहे, तब तक बड़े मौज के दिन थे, सब कुछ खुशहाली से बीत रहा था, सब व्यवस्था दुरुस्त थी। रोज़ पूछता था 1-2 बार दिन में, मामा कब चलोगे कलकत्ता।
फटिक की ये व्याकुलता देख करके माँ के मन में शंका उत्पन्न हुई कि ये तो यहाँ शरारत करता है, कहीं जाके कलकत्ता में भी शरारतें न करने लगे और उनके लिए समस्या का कारण न बन जाए। माँ है तो चिंता तो होती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन उधर दूसरी तरफ फटिक और माखन के बीच का जो प्रेम है वो और प्रगाढ़ होता जा रहा है जैसे जैसे उन दोनों के अलग होने का समय आ रहा है। फटिक के पास जो पतंगे थी, जो कंचे थे, जो भी खेलने के सामान थे, सब उसने प्रेम पूर्वक माखन को दे दिए और कहा, माखन इससे अब तू खेला कर, तू मजा लिया कर, मैं तो कलकत्ता जाऊंगा मामा के साथ, इसकी ज़रूरत अब मुझे नहीं है। वो दिन आया, फटिक अपने मामा के साथ कलकत्ता गया। जब वो कलकत्ता गया तो वहाँ पहली बार उसकी मुलाकात अपनी मामी से होती है। मामी जैसे ही फटिक को देखती बिशंबर के साथ, वो एकदम क्रोधित हो उठती है। कहती, मेरे अपने 3 बच्चे खुद ही हैं, मैं इनका पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ और आपने गांव से एक गंवार 14 साल के बच्चे को ले आए, कैसे हम इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे। यानी किसी भी तरह से मामी प्रसन्न नहीं थी उनके लिए। फटिक एक बोझ जैसा लगने लगा। फटिक भी उस घर में बड़ा कैद सा महसूस करता, घुटन सा महसूस करता। उसको भी लगता कि मेरा सांस लेना यहाँ दूभर है। कुछ दिन उसने कोशिश की वहाँ रहने की, लोगों से बातें करने की, लेकिन वो स्नेह, प्रेम, वो लगाव, वो अपनापन उसे कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसका जो भाव है लोगों के प्रति या लोगों का उसके प्रति कोई तब्दीली नहीं होती दिखी। जब कभी मामी कोई काम उससे कह देती तो बड़ी खुशी से करता था उस मामी जी का आदेश, और खुशी इतनी ज़्यादा होती थी कि जितना कहते तो उससे ज़्यादा ही कर देता था। लेकिन मामी फिर भी गुस्सा हो जाती, कहती कि जितना कहा उतना किया कर, ज़्यादा दिमाग न लगाया कर। उस पर भी डांट पड़ती थी उसे। फिलहाल चल रहा था समय और इसी दौरान वो अपने भाई बहनों के साथ, भाई बहन मतलब ममेरे भाई बहन के साथ स्कूल जाने आने लगा। स्कूल में उसकी दशा ऐसी थी कि उससे सब कमज़ोर छात्र कोई और नहीं था। यानी कक्षा का सबसे कमज़ोर छात्र कौन था? फटिक चक्रवर्ती। रोज़ उसके काम अधूरे रहते थे, मार पड़ती थी और दशा ऐसी होने लगी कि उसके ममेरे भाई बहन भी उससे अब नफरत लग करने लगे। बाकी बच्चे कम चिढ़ाते थे, कम परेशान करते थे, जितना कि उसके ममेरे भाई बहन नफरत करने लगे उससे। किसकी वजह से? हमें भी अपमान सहन करना पड़ता है। फिर भी फटिक कुछ नहीं बोलता, चुपचाप स्कूल आता जाता, जो भी होता देखता रहता। इसी दौरान उसकी एक नोटबुक खो गई। नोटबुक खो गई तो बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल इसलिए हो गया कि जब नोटबुक थी, किताब थी, तब तो वो पढ़ भी नहीं पाता था, लेसन तैयार नहीं हो पाते थे। अब खो गई तो अब कैसे होमवर्क्स होंगे। फिलहाल 2-4 दिन इसी में कटा। लेकिन कटा कैसे ये बता दूं आपको, जब स्कूल जाता टीचर कहते कि होमवर्क दिखाओ, तो किताब तो थी नहीं कि होमवर्क पूरा या लेसन लर्न हो। मार पड़ती, खूब धुनाई होती, टीचर बेदर्दी से उसकी पिटाई करते। लेकिन वो कह नहीं पाता कि मेरी किताब नहीं, या मैं किताब खरीद लूँगा या मामा से कह दूँगा। लेकिन पिटाई से जब एक दिन त्रस्त आ गया तो कहता है मामा से हिम्मत जुटा करके कि मामा मैं घर जाना चाहता हूँ। तो मामा कहते घर जाओगे अभी कैसे, छुट्टी आने दो तो घर चले जाना। उनसे नहीं कहा कि मेरी किताब खो गई। बातें और बिगड़ने लगी, स्कूल में और धुनाई होने लगी। तो आके एक दिन मामी से कहता, मामी मेरी नोटबुक खो गई है। जैसे ही मामी को कहता मामी मेरी नोटबुक खो गई है, मामी एकदम गुस्सा हो जाती, कहती हैं कि तुम तो पहले से इतने कमज़ोर हो, मेरे लिए बोझ हो, महीने में मैं 5 बार तुम्हारे लिए कहाँ से किताबें ले आऊँगी जब तुम ऐसे ही खुआओगी। मतलब आग बबूला हो गई, बात बिगड़ने लगी। बहुत सोचने लगा वो, मैं कहाँ आ गया। मैं गांव में एकदम मस्त मौला की तरह रहता था, आज यहाँ पे तो मुझे कोई स्नेह दुलार भी देने वाला नहीं है। मैं एकदम गंवारों सा महसूस करता हूँ, एकदम अकेला सा हो गया हूँ। फिलहाल और दिन बीता। 2-3 दिन बाद जब वो घर को आ रहा था, स्कूल से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे लगने लगा कि आज मुझे तेज़ बुखार आएगा। सर दर्द होने लगा भयंकर, बदन टूटने लगा, कपकपी सी उठने लगी। और हुआ भी वही। रात जाते जाते उसे बहुत तेज़ ज्वर आया। लेकिन ज्वर आया तो कह नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही कहता कि मामी मुझे बहुत तेज़ बुखार है, तो मामी फिर से भड़क जाती। उसके लिए मैं समस्या का कारण हो जाऊंगा ये जान करके उसने नहीं बताया। और अगली दिन जब खोजा जा रहा था तो पथिक घर में कहीं नहीं था।
पूरा पड़ोस लग गया खोजने में, आस पड़ोस के सारा जगह खोज लिया गया, लेकिन फटीक कहीं भी नहीं मिला। तो बिशंबर को जब ये पता चला कि फटीक नहीं मिलेगा तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की कि मेरा एक भांजा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी खोजने की, भयंकर बारिश हो रही थी। जितने लोग भी आस पड़ोस के खोजने गए थे सब लोग सराबोर थे, पानी से एकदम गीले हो गए थे। जब सब ने सूचना दी तब हार मान करके बिशंबर ने पुलिस को बताया था। जब बताया गया तो दोपहर बाद पुलिस गाड़ी आकर के रुकती है दरवाजे के सामने, और उसमें से 2 पुलिस वाले फटीक को एक तरह से बाहों में पकड़ के ले आए, ला करके घर के बाहर चबूतरे पे लिटा दिया। वो एकदम कांप रहा था, चेहरा आंखें बुखार से एकदम लाल थी, एकदम जिसको कह सकते हैं कि अति बीमार था बुखार से वो। बिशंबर ने उसको देखा तो तुरंत उन्होंने अपनी गोद में उठाया, उसे घर के अंदर ले आए, कपड़े बदले। तबीयत नहीं सुधर रही थी, बुखार नहीं उतर रहा, तो बिशंबर जी डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने आया, इलाज किया, देखा बिशंबर नहीं रहा गया। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, वहीं बगल में बैठे रहे और रोने लगे कि कितनी जिम्मेदारी के साथ मैं इसे ले आया था, लेकिन मेरी पत्नी ने इसे वो स्नेह दुलार नहीं दिया। जब पत्नी आती है कमरे में तो कहती हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा कष्ट का कारण हो गया है फटीक, अच्छा होगा आप इसे घर छोड़ आइए, क्यों ले आए आप इसे यहाँ पर। तो फटीक का बुखार कुछ कम था, उसने कहा मामा मैं तो घर ही जा रहा था, ये पुलिस वाले मुझे पकड़ ले आए। अब बात गौर करिएगा, रात में जब उसे बुखार आया था तो उसे लगा कि मामी मेरी बहुत चिल्लाएंगी, परेशान होंगी। वो पैदल ही कलकत्ता से अपने गांव चल पड़ा था कि मैं घर चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, मामी बहुत परेशान होगी। लेकिन बुखार इतना दबा लिया उसे कि एकदम लथपथ होकर के कीचड़ में सना हुआ पड़ा था। पुलिस वाले उसे ढूंढ कर ले आए थे। ये बात सुनता है जब मामा तो उसको और कष्ट होता है। डॉक्टर आता है, कहता है कि फटीक की हालत नाजुक है, इसके स्वास्थ्य की गुंजाइश कम है, बुखार फिर तेज चढ़ता है। उस बुखार में वो बड़बड़ाता है, मामा छुट्टियां हो गई, क्या हम घर जाएंगे, माँ से मिलेंगे, माँ तुम कहाँ हो, आ जाओ मुझसे मिलने। ये सारी चीज़ें उस बुखार में बड़बड़ाया जा रहा है। मामा कहते हैं बेटा संदेशा भिजवा दिया है, माँ आती ही होगी। वो एकदम लथपथ बुखार में सर अपना दीवार की तरफ करवट ले लेता है, सो जाता, सो क्या जाता मतलब बेसुध हुआ पड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद चिल्लाता हुआ देखता है छतों की तरफ, कहता माँ छुट्टी हो गई, मैं घर आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। माँ आती है, जब दशा देखती है तो एकदम छटपटा पड़ती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि अरे फटीक तुम्हें ये क्या हो गया। जब वो आवाज़ सुनता है हिम्मत बांध करके आंखें खोलता है, कहता माँ तू आ गई, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मेरा बुलावा आ रहा है, मैं तो जाऊंगा छुट्टियां मनाने। माँ कहती कहाँ जाएगा, मैं तो तेरे पास आ गया। यहाँ पर भी एक संकेत दिया गुरु जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि बुलावा आ रहा है मतलब यमराज जी का बुलावा आ रहा है, मैं अब नहीं रहने वाला, मुझे जाना पड़ेगा। माँ कहती चुप पगले, ऐसी बातें मत कर, तू ठीक हो जाएगा। बहुत ढाढ़स बताती है, खुद भी चिल्लाती है, रोती है। माँ का ये दशा जब देखता कहता रो मत माँ, मैं आऊँगा। कहती तू जाएगा कहाँ की आएगा, तू यहीं रह, कहीं नहीं जाएगा। तेजी से उसका सर हिलता, बदन कांप उठता है और धीरे से हाथ शिथिल होकर के पलंग पर फैल जाते हैं। फिर शरीर में कोई हरकत नहीं होती है। माँ जब ये दशा देखती है तो और चिल्लाने लगती है, कहती फटीक उठ जा, जाग जा, आंखें खोल, मैं आ गई हूँ तेरी माँ वापस। लेकिन फिर फटीक ने कभी आंख नहीं खोली। इस तरह से एक माँ का स्नेह अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता। अगर वो आपसे क्रुद्ध होती है तो सिर्फ इसलिए कि वो चाहती है कि मेरे क्रुद्ध होने से तुम सुधर जाओ, ताकि दोबारा मुझे क्रुद्ध होना या क्रोध करना ना पड़े। तो माँ माँ होती है, उसमें कोई शक नहीं होता। इसलिए कहा गया है पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ, आप उससे जुड़ सकते हैं।